हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 25% सीटों पर चुनाव हार सकती है बीजेपी। ये है वजह। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में विशद में। मेन स्ट्रीम सूचनाओं से अपनी राय बनाने वाला कोई इंसान क्या ये विश्वास करेगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में जंगल बेहद ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मुद्दा साबित होने वाला है? जी हाँ, ये सच है, और वो भी देश के 25% संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। दरअसल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स लर्निंग एंड एडवोकेसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार वन अधिकार अधिनियम को खराब तरीके से लागू करती है तो उसका असर लोगों के मतदान पर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रभाव 543 में से 133 निर्वाचन क्षेत्र में देखा जा सकता है, यानी लगभग 25% लोकसभा सीटों पर इसका देखने को मिल सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव पर हुए एक सर्वे में पाया गया था कि यदि कोई भी पार्टी वन अधिकार अधिनियम को ढंग से लागू करने का वादा करती है तो वो इन 133 सीटों पर बीजेपी को हरा सकती है। रिपोर्ट ये भी बताया गया कि इस साल के शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह के वोटिंग पैटर्न देखने को मिले थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वन अधिकार अधिनियम को खराब तरीके से लागू किया था, जिसके कारण उसे इन राज्य में हार का सामना करना पड़ा था। 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 49 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र 15 सीट पर सिमट गई, यानी कि उसको 34 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा को 56 सीटों का नुकसान हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्य में भाजपा एफआरए के ढंग से लागू कराने में विफल रही। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं मुद्दों को शामिल किया था, जिससे फायदा उन्हें 2018 के चुनावों में भी मिले। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2001 में ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 12,233,474 थी। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो एफआरए को लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी को 2013 के चुनावों के मुकाबले 2018 के चुनाव में 68% अधिक आरक्षित एससी और एसटी सीटों पर जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को इन सीटों पर 75% का नुकसान हुआ। CFRLA एक एनजीओ है जिसने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 133 निर्वाचन क्षेत्र का विश्लेषण किया है। इन क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ से ज्यादा ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जिन पर एफआरए लागू होता है, यानी कि जो नेता लोग इन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उन्हें एफआरए पर खासा ध्यान देना पड़ेगा। क्या है एफआरए? चलिए जानते हैं। एफआरए के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एफआरए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक बात तो स्पष्ट है कि आदिवासी चाहते हैं कि उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए। इस बात का आकलन केवल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के ऊपर नहीं किया गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन आदिवासियों को कई बार नक्सली या फिर देशद्रोही भी कह दिया जाता है। ये लोग सरकार और उद्योगपति से अपने संसाधन की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का 50% से अधिक वन क्षेत्र, यानी कि कम से कम 40 मिलियन हेक्टेयर वन एफआरए के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला देने पर भी उनसे ज्यादा क्षेत्र कवर करता है। एफआरए के बारे में एफआरए की वेबसाइट पर लिखा गया है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 हमारे देश के मार्जिनलाइज्ड और आदिवासी समुदाय द्वारा वनों पर उनके अधिकारों का दावा करने के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम है, जिस पर यह परंपरागत रूप से निर्भर भी है।
ये अधिनियम हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों आदिवासियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे भारत में वंचित वन अधिकारों की बहाली करता है, जिसमें वन भूमि पर खेती करने के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों दोनों शामिल है। FRA उन लोगों की सुरक्षा के लिए बना है जो समाज में हाशिए पर है। साथ ही FRA पर्यावरण के अधिकार को भी ध्यान में रखता है। सत्ता में बैठी सरकार अक्सर जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकारों देने से बचती है। वन क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गुजरात सरकार ने 2013 से 2017 के बीच राज्य में 9.74 लाख से अधिक पेड़ काटने की अनुमति दी थी। ये संख्या बहुत बड़ी है। सवाल उठता है कि गुजरात सरकार क्या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं है? 2013 से 2017 के बीच नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि इन सबसे ये नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा के अलावा जो भी पार्टियां हैं वो आदिवासियों और जंगलों के अधिकार का ध्यान रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को ये आदेश दिया था कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी से संबंधित लाखों लोगों को बेदखल किया जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनका निष्कासन 24 जुलाई 2019 तक हो जाना चाहिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत ने 28 फरवरी को अपने आदेश पर रोक लगा दी। आदिवासियों और वनवासियों को कथित सभ्य और शहरी लोग अतिक्रमणकारी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन वन में अतिक्रमण कर रहा है? वो लोग जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाए हुए हैं, या फिर वो उद्योगपति जो अपने लाभ के लिए वन को उजाड़ रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को उन उद्योगपतियों की साजिश नहीं दिखती जो लगातार अपने मुनाफे के लिए वन को बर्बाद कर रहे हैं? क्या इस बार ऐसी पार्टियों को चुनावों में भारी नुकसान होगा जो इन आदिवासियों और वन जनजातियों के अधिकारों का बार बार हनन करती रहती है? हमें नहीं पता है, आगे का समय बताएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे कई सारे ऐसे और भी ताज़ा खबर और सनसनीखेज खुलासों के लिए। हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे कई सारे ऐसे ताज़ा खबरों के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर। हेलो दोस्तों, बीजेपी छोड़ फिर महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे नीतीश, मैंने मना कर दिया। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में। लगता है नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव के ताज़ा खुलासे से तो ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दरार पड़ चुकी है। लालू यादव ने यह खुलासा अपनी नई किताब गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में किया है। लालू ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि आरजेडी और नीतीश की पार्टी के बीच बिहार में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच आंतरिक कलह है और बीजेपी जेडीयू गठबंधन से नीतीश कुमार इतने आहत है कि गठबंधन को तोड़ लालू के साथ सरकार बनाने के लिए अपने मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लालू यादव से मिलने के लिए 5 बार भेजा था। यही नहीं, लालू से गठबंधन के लिए नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से कई बार मुलाकात की थी और नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला दोनों के गठबंधन से मात्र 6 महीने बाद ही कर लिया था। नीतीश के विश्वासघात के कारण लालू ने नीतीश के साथ दोबारा जाने से मना कर दिया था। वैसे कुछ दिन पूर्व अखबारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और ये लालू से कई बार मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव से महागठबंधन की चर्चाओं से पूर्व बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद गंभीर आरोप लगा रही थी। इन आरोपों से बचने के लिए कई राजनीतिज्ञों ने मोदी को चुनौती देने के लिए साफ छवि वाले नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित करने का सुझाव दिया था। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद कई राजनीतिज्ञों ने यह कहा कि नीतीश के साथ गठबंधन पर मोदी ने नीतीश का हाईजैक कर लिया है।
जिससे उनकी पूर्व वाली छवि अब नहीं रही, क्योंकि जेडीयू बीजेपी शासन के दौरान नीतीश पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसे नीतीश को भूल पाना मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।